हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व यूपीएससी सीसी 2024 सीसेट पेपर। आज हम मैथ्स का सेशन सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट पार्ट में हम इंग्लिश भी करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है मैथ का। व्हाट इज द लीस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ कट्स रिक्वायर्ड टू कट अ क्यूब इनटू 64 आइडेंटिकल पीसेस। अंत हमारा एक क्यूब है, इसको हमें 64 आइडेंटिकल क्यूब्स में कट करना है। तो मान लेते हैं कि n बी द नंबर ऑफ क्यूब्स ऑन ईच एज ऑफ द क्यूब। अगर ऐसा मानते हैं तो n क्यूब इक्वल्स टू 64। तो n इज इक्वल्स टू 4। मतलब ये है कि हर एज पे हमें क्या करना होगा कि 4 बॉक्सेस चाहिए। अगर हमें 4 बॉक्सेस चाहिए तो मतलब हम हर एक्सिस के अलॉन्ग हमें 3 कट करने होंगे। 3 कट करने होंगे तभी हमें 1 2 3 4 क्यूब्स मिलेंगे। मतलब हर एक्सिस के अलॉन्ग, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, वाई एक्सिस के अलॉन्ग और जेड एक्सिस के अलॉन्ग हमें कितने कट करने हैं? 3 + 3 + 3, टोटल कितने हो गए? 9। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इन द एक्सप्रेशन 5 4 3 2 1 इज चूजन फ्रॉम प्लस माइनस इनटू ईच एट मोस्ट 2 टाइम्स, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नॉन नेगेटिव वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन। यहाँ पे देखो हमें कंडीशन दिया है कि हम सारे सिंबल्स को एट मोस्ट 2 टाइम्स यूज कर सकते हैं। तो हमें स्मॉलेस्ट नॉन नेगेटिव वैल्यू बताना है। अगर हम ऑप्शंस चेक करते हैं तो हमें ऑप्शंस में नॉन नेगेटिव स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या मिल रही है? 0। अब इसको अगर हम चेक करते हैं, इसमें अगर 0 आता है हमारा आंसर तो ये हो जाएगा, नहीं तो हम आगे चेक करेंगे। तो हम चेक करते हैं 5 4 3 2 1। अगर 5 को हमें 0 बनाना है, इन सिंबल्स में से हम सबसे पहले किसको यूज करेंगे? माइनस का, ताकि 5 को हम 0 की टुवर्ड्स ले आ सकें। तो 5 - 4 1। फिर 1 को भी बनाना तो फिर से माइनस का यूज करते हैं। 4 - 3 -2। तो -2 में तो नेगेटिव वैल्यू चाहिए नहीं, हमें तो नॉन नेगेटिव वैल्यू चाहिए। तो हम क्या करेंगे? आगे प्लस करेंगे। -2 + 2 हमारा क्या आ गया आंसर? 0। बट हमारा 1 बच रहा है, इसको हटाने के हमने क्या किया? इंटू कर दिया। हमारा आंसर क्या आ गया फिर? 0। मतलब ये कंडीशन फुलफिल हो रही है। बट हम देखते हैं इसमें एक कंडीशन जो है ईच एट मोस्ट 2 टाइम्स, मतलब हर सिंबल को हमें 2 बार यूज करना है। तो माइनस को हमने सब्ट्रैक्शन को 2 बार यूज किया है, एडिशन को 1 बार यूज किया है और मल्टीप्लिकेशन को 1 बार हुआ है। मतलब हमारा कंडीशन भी फुलफिल हो रहा है। इसी तरह हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? A certain number of men can complete a piece of work in 6k days, where k is a natural number. By what percent should the number of men be increased so that the work can be completed in 5k days? Here, let the number of men in the first and second case be m and n respectively. अगर हम मान लेते हैं पहले केस में m men है और दूसरे केस में n men है, तो हमें पता है कि m1 d1 इज इक्वल्स टू m2 d2। अगर पहले केस में हमारे m d1 कितना दिन लग रहा है? 6 के। यहाँ पे n है, कितने डेज लग रहे हैं? 5 के लग रहा है। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो k कैंसिल आउट और 6m इज इक्वल्स टू 5n, n इज इक्वल्स टू 6m/5, या इसको ले सकते हैं 1.2m। आगे इसको ऐसा ले सकते हैं m + 20% ऑफ m। पूछा कितना इंक्रीज है? 20% इंक्रीज है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। जरा हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ते हैं। XYZ can complete a piece of work individually in 6, 8 and 8 hours respectively. However, only one person at a time can work in each hour and nobody can work for 2 consecutive hours. All are engaged to finish the work. What is the minimum amount of time that they will take to finish the work? Solve करते हैं इसको। X, Y, Z. X कितना काम करता है? कि 6, ये 8 hours में, ये 8 hours में। अगर हम इसका टोटल वर्क डन निकालेंगे तो हमारा क्या जाएगा? टोटल वर्क डन निकालते हैं तो ये हमारा जाएगा 24। ठीक है। अब हम इफिशियंसी निकाल लेते हैं कि 1 घंटे में कितना काम कर सकता है। तो इफिशियंसी निकालेंगे तो इसको डिवाइड करेंगे, कितना जाएगा? 4। इसको करेंगे तो 3, इसको करेंगे तो 3। हमारी इफिशियंसी आ गई। मतलब जो x है वो 1 घंटे में 4 काम करता है, y 1 घंटे में 3 और z 1 घंटे में 3। अब हमें निकालना है कि मिनिमम अमाउंट ऑफ टाइम दैट दे विल टेक टू फिनिश द वर्क। मिनिमम अमाउंट निकालना है, मतलब जिसकी एफिशिएंसी ज्यादा है उससे ज्यादा काम करवाएंगे। तो पहले हम किससे काम करवाते हैं? मान लो x से काम करवाते हैं, बट ये कंसेक्यूटिव लगातार तो कर नहीं सकता है। उसके बाद हम क्या करेंगे? y या z में से किसी से भी एक काम करवा लेंगे, फिर x से काम करवाएंगे, फिर y z में से किसी से भी, फिर x से, फिर y z में से किसी से भी। मतलब हमने 2 to 4 to 6 आवर्स काम किए। कितना काम कंप्लीट हो गया हमारा? 4 3 7 4 11 3 14 4 18 3 21। मतलब 6 आवर्स में हमारा 21 काम कंप्लीट हो गया। अब हमें कितना काम और करना है? 3 काम करना है। अब इसके बाद अगर हमारा x आता है तो x तो 1 घंटे में 4 काम करता है, बट हमें 3 काम करना है। मतलब 3 काम करना है तो हमारा हो जाएगा 3/4 इंटू 60। कितना मिनट लगता है इसको? ये आ जाएगा 45 मिनट। मतलब 3 काम करने में इसको कितने मिनट लगते हैं? 45 मिनट। टोटल पहले हमें 6 घंटे लग चुके काम खत्म करने में, 6 आवर्स, और 3 काम को हम 45 मिनट में खत्म करते हैं। तो हमारा आंसर क्या जाएगा? 6 आवर 45 मिनट। ये हमारा आंसर हो जाएगा।
इसी तरह अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ मैनी consecutive zeros are there at the end of the integer obtained in the product 1 square into 2 power 4 into 3 power 6 into 4 power 8 into 25 की पावर 50। यहाँ पे पूछा कंसेक्यूटिव जीरोस कितने होंगे। अच्छा जीरोस कब होंगे, जब हमारे पास 10 होगा, और 10 कैसे आता है 2 into 5। अच्छा अगर हम इस क्वेश्चन में देखते हैं तो हमें दिखता है कि जो हमारा 2 है वो फाइनाइट है बट 5 से ज्यादा है, क्योंकि देखो हर इवन नंबर में हमें 2 मिल रहा है। देखो 2 की पावर 4, फिर 4 की पावर पे मिल रहा है, फिर हमें 6 की पावर पे मिल रहा है, फिर 8 की पावर पे मिल रहा है। मतलब 2 तो इतने फाइनाइट है कि हमें 2 पे 0 डिपेंड करेगा, बट कि हमारे पास 5 जो है 5 की वैल्यू जितनी होगी उसी पर 0 डिपेंड करेगा कि 5 कम है। तो हम 5 की वैल्यू देखते हैं कि 5 कितने हैं इसमें। तो यहाँ पे देखो 5 देखेंगे अगर, तो 5 की पावर 10, और फिर हमें 5 के बाद कहाँ मिलेगा 5, 10 मिलेगा, 10 की पावर 20, फिर 15 में मिलेगा 30, 20 में मिलेगा 40, 25 में मिलेगा 50। यहाँ पे देखो कितने 5 हो गए 10, यहाँ पे 20, यहाँ पे कितने हो गए 30, यहाँ पे 40, बट यहाँ पे अगर हम देखें तो ये जगह 5 स्क्वायर की पावर 50, तो ये कितने जगह 100, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 25 था। तो हमारा टोटल कितना होगा 20, 30, 30, 60, 40, 100, 100, 100, 200। हमारा आंसर क्या जाएगा 200, ठीक है। इस तरह हम आगे बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन है, ऑन जनवरी 1st 2023 a person saved ₹1. On January 2nd 2023 he saved ₹2 more than that on the previous day. On January 3rd 2023 he saved ₹2 than that on the previous day, and so on. At the end of this date was his total savings a perfect square and a perfect as well as a perfect cube. अगर हमें इसमें पूछता है कि भाई बताओ कि ऐसा क्या करेंगे, कौन सा इसमें से होगा जो परफेक्ट स्क्वायर भी होगा और परफेक्ट क्यूब भी होगा। लेट्स चेक करते हैं। तो इसमें क्या दिया हुआ है कि पहले दिन हमें कितना रुपया सेव करता है 1, फिर 2 तारीख को मतलब 2 जनवरी को कितना करता है 3, 3 जनवरी को 5, 4 जनवरी को 7, 5 जनवरी को 9, 6 जनवरी को 11, 7 जनवरी को 13। मतलब ये 13 ये 7 जनवरी तक की है। मतलब इसको अगर हम एड ऑन करेंगे 1, 3, 4, 5, 9, 7, 16, 9, 25, 36 और 49। मतलब अगर हम 7 जनवरी को देखेंगे तो हमारा क्या रहा है 49। तो 49 तो हमारा पता है कि 7 का स्क्वायर है, बट ये किसी का क्यूब नहीं है, तो हमारी ये जो कंडीशन है ये फुलफिल नहीं हो रही। मतलब हमारा 7 आंसर नहीं हो सकता है, ठीक है। अगर 7 आंसर नहीं हो सकता तो हम आगे 8 जनवरी को देखेंगे। तो 8 जनवरी को इसमें 15 और एड ऑन हो जाएगा। अच्छा 15 एड ऑन हो जाएगा तो 49 प्लस 15 क्या हो जाएगा 64, और 64 क्या है 8 का स्क्वायर है प्लस 4 का क्यूब भी है। मतलब हमारी दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही है। तो हमारा आंसर क्या जाएगा 8 जनवरी 2023। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। इसी तरह हम आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इंग्लिश है, इंग्लिश हम नेक्स्ट पार्ट में देख लेंगे क्या है। अभी हम मैथ्स का सॉल्व करते हैं। तो हमारा 15th क्वेश्चन है। 15th क्वेश्चन में क्या है कि 2 to 2 की पावर 333 प्लस 333 की पावर 2 to 2 इज डिविजिबल बाय विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। देखो इसको ढेर सारे मेथड से कर सकते हैं, बट हम क्या करते हैं इजीएस्ट वे में देखते हैं कैसे कर सकते हैं। तो देखो इसमें विदाउट डूइंग एनी फैक्टर वी कैन डू दिस। यहाँ पे देखो क्या है, ये इवन नंबर की पावर, अब अगर हम इवन का कभी भी करते हैं तो हमारा क्या आएगा इवन ही आएगा। हम चेक कर सकते हैं 2 की पावर 3 करेंगे क्या आएगा 8 आएगा, इवन ही आएगा। यहाँ पे 3 स्क्वायर या फिर ऐसे आप देखो ऑड की पावर करेंगे तो हमेशा ऑड आएगा। 3 का स्क्वायर करोगे देखो क्या आएगा 9 आएगा। जैसा आप चेक करते हो इवन प्लस ऑड की वैल्यू आपको पता है हमेशा क्या आती है ऑड। अच्छा अगर इवन प्लस ऑड आता है तो ऑड नंबर कभी भी तो इवन नंबर से डिविजिबल तो होता नहीं है। मतलब ये ऑड नंबर जब इवन से डिविजिबल नहीं होता तो जाहिर सी बात है 2 से डिविजिबल तो नहीं होगा। मतलब 2 तो इसका आंसर नहीं होगा। तो अगर हम इसको एलिमिनेट करें तो देखो क्या है 3 and 37 से डिविजिबल होगा बट नॉट 2, ठीक है। डायरेक्ट ऐसे हम निकाल सकते हैं इसको विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन, ठीक है। इसी तरह हम आगे बढ़ते हैं। What percentage of water must be mixed with honey so as to gain 20% by selling the mixture at the cost price of honey? बोल रहा है कि क्या परसेंटेज ऑफ वाटर हम मिक्स करें हनी में ताकि हमें 20% का फायदा हो उसको सेल करने पे। देखते हैं पहले हम मानते हैं कि हमारे पास 100 ग्राम क्या है हनी है जिसको हमने 100 रुपीज में खरीदा है। मतलब अगर हम देखें तो 1 ग्राम पर रुपीज में इसको उसमें बोला है कि इस 100 ग्राम में कुछ उसने वाटर मिलाया तभी तो सोल्यूशन ना, इसको सेम प्राइस पे बेच रहा है जिसपे हमने हनी को खरीदा था। मतलब किस पे 1 रुपीज पे। और ये टोटल कितना है, कितना इस पे गेन करना चाह रहा है 20%। मतलब 100 का अगर खरीदा है 20 गेन करेगा कितना हो जाएगा 120। मतलब यहां से अगर हम सॉल्व करेंगे तो एक्स की वैल्यू क्या जाएगी 20। यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह हम आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द राइट मोस्ट डिजिट प्रीसीडिंग द जीरोज इन द वैल्यू ऑफ 30 की पावर 30। हमसे पूछा राइट मोस्ट डिजिट प्रीसीडिंग द जीरोज।
अगर हम जीरो का पार्ट हटा देंगे उसके बाद राइट मोस्ट हमारे डिजिट क्या आएगा, तो देखो इसको हम अगर देखें फर्दर तो सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 इंटू 10 की पावर 30, मतलब ये 3 की पावर 30 इंटू 10 की पावर 30, अच्छा ये तो जीरोज ही आएंगे तो इसको तो हटाने दे, कोई मतलब है नहीं इसका, ठीक है। 3 की पावर 30 को अगर हम देखते हैं तो अब हमें कैसे पता लगेगा यूनिट डिजिट क्या आएगा। अच्छा इसको सॉल्व करने के लिए हमें एक चीज और पता है कि देखो यहाँ पे हमें पता है 3 की पावर 1 3 होता है, 3 की पावर 2 9 होता है, 3 की पावर 3 27 होता है, 3 की पावर 4 81 होता है और 3 की पावर 5 243 होता है, ठीक है। यहां तक समझ आया। तो यहाँ पे अगर आप देखो 3 की पावर 4 के बाद जो यूनिट डिजिट है वो रिपीट हो रही है, मतलब यहाँ भी 4 के बाद रिपीट होगी, मतलब हर 4 के बाद रिपीट होगी। तो अगर हम इसको 4 से डिवाइड करते हैं तो देखो 4 इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं ना 3 की पावर 28 प्लस 2, मतलब ये 28 तो सेम डिवाइड हो जाए, यहां तक तो सेम आएगा, इसके बाद फिर क्या होगा वैल्यू चेंज हो जाएगी, मतलब इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि यहाँ के बाद 28 तक तो हमारी यही वैल्यू जाएंगी यूनिट डिजिट, उसके बाद क्या होगा 2, मतलब फिर उसके बाद क्या आएगा रिपीट होंगी। रिपीट कैसे होंगी कि 3 की पावर 2 जो बचा है यहाँ पे आ जाएगा 3 और फिर 9, मतलब हमारा यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा 9, या फिर इसको ऐसे भी कर सकते हैं इसकी वैल्यू तो हमारी रिपीट हो रही है, मतलब हमारे पास क्या बचा है 3 की पावर 2 जिसकी वैल्यू क्या जाएगी 9, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। सिंपल सा कैलकुलेशन है छोटा सा इसमें। अब देखते हैं 421 and 427 when divided by the same number leave the same remainder 1, how many numbers can be used as a divisor in order to get the same remainder 1। अगर बोला है 421 और 427 को किसी सेम नंबर से डिवाइड करते हैं रिमाइंडर 1 आता है, तो जाहिर सी बात अगर इसमें हम 421 और 427 में से 1 रिमाइंडर को माइनस करते हैं सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो हमारे पास बचेगा 420 एंड 426, ये क्योंकि 1 रिमाइंडर आ रहा था इसको माइनस करते मतलब ये फुली कंप्लीटली हमारा डिविजिबल है। अब पूछा है कि कितने नंबर्स होंगे जो इसके डिवीजन होंगे जो कंप्लीटली डिविजिबल कर रहे होंगे दोनों को, तो दोनों का क्या कर लेंगे हम कॉमन फैक्टर। इसमें हम क्या करते हैं कॉमन फैक्टर करेंगे, इसको 210 फिर करेंगे तो 105 फिर करेंगे तो हो जाएगा 3 3 जा 9 3 7 जा 3 5 जा 15 फिर करेंगे 5 7 जा 35 एंड 7। अब इसको अगर सॉल्व करते हैं 2 2 जा 4 2 1 जा 2 2 3 जा 6, ठीक है। आगे करेंगे अगर 3 से 3 7 जा 21 3 1 जा 3। अच्छा यहाँ पे अगर देखिए कॉमन फैक्टर में क्या मिल रहा है 2 मिल रहा है और 3 मिल रहा है, 2 3 मतलब 2 से डिविजिबल है दोनों, 3 से डिविजिबल है। अच्छा अगर हम देखें तो 2 इंटू 3 से भी तो डिविजिबल होंगे ये, क्योंकि दोनों का कॉमन फैक्टर तो हमें निकालना है, हम पूछा किसने डिविजिबल है तो 2 इंटू 3 से भी डिविजिबल होंगे, मतलब हमारे पास कितने नंबर हो गए 1 2 और 3, 3 नंबर से ये डिविजिबल हो जाएंगे, ठीक है। ऐसे ही A can X contains 399 liters of petrol and A can Y contains 532 liters of diesel. They are to be bottled in bottles of equal size so that the whole of petrol and diesel would be separately bottled. The bottle capacity in terms of liters is an integer. How many different bottle size are possible? तो ये क्वेश्चन सेम 18 की तरीके है। जब भी हमें इस टाइप के क्वेश्चन देते हैं ना हमें कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ कॉमन फैक्टर करके एचसीएफ ले लेना। इसको अगर हम देखो सॉल्व करते हैं एचसीएफ लेते हैं दोनों का, क्योंकि हमसे पूछा कि कितने बॉटल्स होंगे, तो देखो 399 एंड 532 इसको करते हैं 3 1 3 3, आगे करेंगे 3 से तो डिविजिबल होगा नहीं है तो किससे करेंगे हम ये 7 से करते हैं, 7 1 जा 7 6 7 9 जा 63, ये 19 हो गया, ठीक है सही है। ये इसको करते हैं फिर 2 2 जा 4 2 6 जा 12 एंड 2 6 जा 12, फिर करेंगे 1 3 3 फिर करेंगे 7 एंड 19, मतलब यहाँ पे हमें क्या क्या मिल रहा है 7 मिल रहा है 19 मिल रहा है कॉमन फैक्टर और 1 मिल रहा है। अच्छा यहाँ पे हम 1 कंसीडर कर रहे हैं, वहां पे क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बताते हैं क्योंकि यहाँ पे देखो हमसे रिमाइंडर के बारे में पूछा था और 1 से आप कभी को किसी चीज को डिवाइड करोगे तो 1 तो रिमाइंडर आएगा नहीं क्योंकि फुली कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 नहीं हो सकता है। बट यहाँ पे हमें बॉटल्स रखने तो बॉटल तो 1 लीटर की भी हो सकती है, जैसे हम 1 को भी यहाँ पे कंसीडर करेंगे तो कितना जाएगा 1 7 19 7 इंटू 19 कितने हो गए 4, हमारा आंसर जाएगा 4। इसी तरह अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ द सम s equals to x plus y plus z where x y z are distinct prime numbers each less than 10। अच्छा लेस देन 10 हम देखते हैं कितने प्राइम नंबर्स हो सकते हैं हमारे पास 2 2 3 5 एंड 7, इतनी है। अब बोला इसमें से कोई भी 3 नंबर को जोड़ते हैं तो हमारा यूनिट डिजिट क्या s का 0 आएगा, तो देखते हैं अगर हम 3 का कोई भी करें 2 3 5 5 10, हाँ दिख रहा है, अगर इसको हम तीनों को ले लें x y z तो हमारा आ जाएगा, सही मतलब ये बात। फिर देखते हैं 9, अच्छा फिर देखते हैं 2 3 7 7 3 2 5 7 12 नहीं आ रहा है, 3 5 7 5 3 8 7 15 ये भी नहीं आ रहा है, यहाँ पे तो 5 आ रहा है, तो मतलब ये वाली जो कंडीशन है ये फुलफिल नहीं हो रही, 9 नहीं आ सकता। अच्छा ये पूछा यूनिट डिजिट ऑफ s कैन बी 5, हाँ अब ये भी हमने देखा इन तीनों को ऐड करने में 15 आ रहा है जिसका यूनिट डिजिट 5 है, मतलब ये भी आंसर हमारा हो सकता है, तो हमारा आंसर क्या जाएगा यहाँ पे
1 एंड 3, सेकेंड नहीं होगा। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, इंग्लिश का पार्ट जो भी है हम इसको कंप्लीट करेंगे। चल लीजिए, नेक्स्ट पार्ट जल्दी आएगा हमारा, उसमें हम ये सारा देख लेंगे। अभी हम फोकस करते हैं अपने मैथ्स के सेक्शन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है 24, ये हमारा रीजनिंग का क्वेश्चन है। अच्छा, इस टाइप के क्वेश्चन में सबसे पहले हमें क्या देखना है, इसका सीक्वेंस क्या बनता है। हम ऑप्शन की तरफ से चलते हैं। देखो यहाँ पे दिया है, अगर हम पहले ऑप्शन को रखते हैं इसमें तो क्या बनेगा, देखो ए बी बी सी डी, फिर अगर हम रखते हैं आगे का तो क्या बनेगा, ए रखते हैं फिर से ए बी बी सी डी, यहां तो सही बन रहा है। फिर आगे ए बी सी डी डी, यहां पे तो हमारा सीक्वेंस ब्रेक हो गया, मतलब ये हमारा नहीं हो सकता है। ठीक है, अब इसी तरह हम नेक्स्ट ऑप्शन चेक करते हैं। अच्छा, दूसरा ऑप्शन भी देखो सिमिलर है, बी ए तो सेम है, यहीं से तो हमें पता लगा था कि ये नहीं है, तो हम दूसरा ऑप्शन ना छोड़ के तीसरा ऑप्शन चेक करते हैं, सी वाला। यहाँ पे हम देखेंगे ए बी सी डी, फिर ए है ए बी बी सी डी, फिर ए बी सी डी, फिर ए बी सी डी डी। यहां पे देखो सीक्वेंस सेम बन रहा है, क्योंकि देखो पहले 2 बार ए है, फिर बी सी डी, फिर 2 बार बी, फिर 2 बार सी, फिर 2 बार डी, मतलब ये वाला सीक्वेंस हमारा करेक्ट है, हमारा आंसर क्या जाएगा, सी। ठीक है, इसी तरह हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। There are 2 persons P and Q enter into a business. P puts 14,000 more than Q, but P has invested for 8 months and Q has invested for 10 months. If P's share is 400 more than Q's share out of the total profit of 2,000, what is the total capital contributed by P? अच्छा, यहाँ पे हम अगर देखें तो यहाँ पे बोल रहा है P और Q दोनों ने बिजनेस में एंटर किया। P जो है 14,000 मोर देन Q, तो Q की वैल्यू मान लेते हैं, जो इन्वेस्ट किया X किया है, Q ने इन्वेस्ट कितना किया है, X किया हुआ है। ठीक है, अगर Q ने X किया हुआ है तो P ने कितना किया हुआ है, 14,000 प्लस X। अब अगर देखते हैं 14,000 प्लस X, इसने कितने दिन तक इन्वेस्ट किया है, 8 मंथ तक, और Q ने X अमाउंट 10 मंथ तक। हमें पता है इन्हीं के रेशियो के अकॉर्डिंग जितना इनका इन्वेस्टमेंट होगा उसी के अकॉर्डिंग इनको शेयर भी मिलेगा, तो इनका जो शेयर होगा इसमें इसी के अकॉर्डिंग होगा। अच्छा, अब हम इनका शेयर कैसे निकालेंगे, हमें देखो दिया हुआ यहाँ पे P शेयर इज 400 मोर देन Q, मतलब P इज इक्वल्स टू 400 प्लस Q, और P प्लस Q की वैल्यू भी दिया है, हमें क्या दिया हुआ है, 2000। तो अगर हम यहाँ पे इसको पुट कर देते हैं तो हमारा क्या जाएगा, P की जगह 400 प्लस Q रख देंगे तो ये 1600 और Q इज इक्वल्स टू 800, Q 800 एंड P इज 1200। ठीक है, यहाँ तो समझा रहे, तो यहाँ पे P का शेयर क्या हो गया 1200 एंड Q का शेयर 800, 0000 कैंसिल, 4 3 जा 12, 4 2 जा 8। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई। अब आगे अगर इसको हम फर्दर सॉल्व करते हैं तो हमारा क्या आएगा कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो यहां से इसको करते हैं तो हमारा हो जाएगा 16 इंटू 14,000 प्लस 16 इंटू एक्स। ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा है। आगे फिर करेंगे ये 10x इंटू 3 30x। अब इसको उधर भेज देते हैं तो हमारा जाएगा 16 इंटू 14,000 इक्वल्स टू 14x। ठीक है, 14 14 कैंसिल आउट, मतलब x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई 16,000। अब ये x किसका शेयर है, किसका इन्वेस्टमेंट है, P Q का, बट हमसे किसका पूछा है, P का। तो इसमें क्या करेंगे 14,000 हम ऐड कर देंगे, तो 14,000 प्लस 16,000 क्या जाएगा 30,000, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 26, P's सैलरी इज 20% लोअर देन Q's सैलरी विच इज 20% लोअर देन R सैलरी, बाई हाउ मच परसेंट इट इज R सैलरी मोर देन P's सैलरी। ठीक है, अच्छा इसमें देखते हैं, तो हम लेट कर लेते हैं कि R की सैलरी जो है वो 100 है, तो Q की सैलरी क्या हो जाएगी 20% लो, मतलब 80। इस तरह अगर हम P की सैलरी देखेंगे, इसका 20% लेस, मतलब 80 का 80% है। ठीक है, तो ये कितना जाएगा 64। अब बोला है ये कितना से ज्यादा है, तो 64 100 माइनस 64 कितना होगा 36, 36 ज्यादा है, मतलब 36 बाई 64 इंटू 100। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 4 9 36 और ये हो जाएगा 4 9 36, ये हो जाएगा 16, यहाँ पे करेंगे 4 4 24 और ये 25 इंटू 9 कितना हो जाएगा 225 बाई 4। आगे करेंगे इसको तो 4 5 20, 4 6 24.25, मतलब हमारा क्या आंसर जाएगा बी। ठीक है, आई होप ये समझ गए, तो इजी का क्वेश्चन था ये, तो सॉल्वेबल था। ठीक है,
इस तरह हम आगे बढ़ते हैं। अ नंबर इज मिस्टेक कैनली डिवाइडेड बाई 4 इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लाइंग बाई 4, व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन द रिजल्ट ड्यू टू दिस मिस्टेक। अब बोल रहा है कि भाई कोई नंबर है, मान लेते हैं नंबर 4 है, इसको हमें 4 से मल्टीप्लाई करना था, ठीक है, बट गलती से क्या कर दिया हमने, 4 से डिवाइड कर दिया। तो बोलता है कि भाई इसमें कितना परसेंट चेंज हुआ, तो कितना चेंज हुआ, 375 का चेंज हुआ कितने में, 400 में। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो जाएगा 00 कैंसिल आउट, ये 4 9 36 और 4 3 जा 12 और फिर 7 5, मतलब कितना हो गया हमारा 93.75%। ठीक है, आई होप ये भी समझ में आया होगा। इस तरह अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। इन एन एग्जामिनेशन 80% ऑफ स्टूडेंट्स पास्ड इन इंग्लिश, 70% ऑफ स्टूडेंट्स passed in Hindi and 15% failed in both the subjects. What is the percentage of the students who failed in only one subject? अब यहाँ पे देखो हमें फेलियर का परसेंटेज निकालना है, तो हम जो वेन डायग्राम बनाएंगे ना, हम फेलियर के हिसाब से बनाएंगे, वो आसान पड़ेगा। तो बना लेते हैं। अगर इसको हम बनाते हैं, लेट्स कि मान लो ये हमारा वेन डायग्राम है, ये हमारा इंग्लिश, ये हमारा हिंदी। इंग्लिश में उसने बोला है क्या कि 80% स्टूडेंट्स पास हैं, मतलब कितने परसेंट फेल है, 20%। हिंदी में 70% फेल है, पास है, तो कितने फेल है, 30%। और बोला है दोनों में 15% टोटल फेल है। ठीक है, ये बात सही है यहाँ तक। यहाँ तक अगर सही है तो अगर ये टोटल वैल्यू 20 है तो ये 15 है, तो ये कितना बचेगा 5। ठीक है, अब यहाँ पे 30 है ये टोटल और ये 15 है, तो कितना बचेगा 15। अब पूछा है कि भाई ओनली वन सब्जेक्ट में कितने परसेंट लोग फेल होंगे, तो 15 + 5 कितना हो जाएगा 20। दैट इज आवर करेक्ट आंसर। बस सही है। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं हमारा इस क्वेश्चन को। अ फादर सेड टू हिज सन n years back, I was as old as you are now. My present age is 4 times your age n years back. If the sum of the present ages of the father and the son is 130 years, what is the difference of their ages? सॉल्व करते हैं इसको। देखो दिया हुआ है क्वेश्चन के सब चलते हैं कि अ फादर सेड टू हिज सन n years back I was as old as you are now, मतलब f minus n is equals to s. If b लेट की फादर्स एज इज एफ एंड सन्स एज इज एस। ठीक है, माई प्रेजेंट एज इज 4 टाइम्स योर एज n years बैक, s माइनस एन। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो f माइनस मतलब f इक्वल्स टू एस प्लस एन हो जाएगा, यहाँ पे s प्लस एन यहाँ पे पुट कर देते हैं, f इक्वल्स टू एस प्लस एन 4s माइनस 4n। इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 3s और ये हो जाएगा 5n। ठीक है, इधर आ गया, उधर चलेगा 3s, तो यहां से आ गया हमारा n की वैल्यू आ गई हमारी 3s/5। ठीक है, n की वैल्यू 3s/5। अब यहां से अगर n की वैल्यू 3s/5 है तो यहां से हम f की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। 3s/5 इधर गया तो ये जाएगा f की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 8s/5। आई होप यहां तक समझा जाएगा। n की वैल्यू मिल गई हमें और f की वैल्यू मिल गई। अब हमें आगे सॉल्व करना है कि भाई दिया हुआ है कि प्रेजेंट एजेस ऑफ द फादर एंड सन इज 130, मतलब f प्लस s की वैल्यू दिया है 130, जिसमें से f की वैल्यू भी हमने निकाल लिया, कितना है 8s/5, मतलब 8s/5 प्लस s इज इक्वल्स टू 130। इसको सॉल्व करेंगे तो जाएगा 13s/5 इक्वल्स टू 130, मतलब 10 हो गया, तो ये s की वैल्यू क्या हो गई हमारी 50। s की वैल्यू अगर 50 हो गई तो हमें निकालना है f की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो 30 रखेंगे तो 50 रखेंगे, 5 10 50 एंड 8 10 80, मतलब f की वैल्यू 80 आ गई, s की वैल्यू 50 आ गई। तो हमसे क्या पूछा, डिफरेंस पूछा, तो 80 - 50 क्या जाएगा 30, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, इस तरह हम आगे बढ़ते हैं। देखो ये सारे क्वेश्चन, ये वाले 30 वाले क्वेश्चन है, ये तो हमारे क्या है कि हमको याद होना चाहिए। अगर हमें याद नहीं है तो हम ये क्वेश्चन नहीं कर सकते, कोई इसमें सॉल्व ट्रिक कुछ ऐसा कुछ है नहीं, तो हमें पता होना चाहिए। तो हमें पता है 1000 लीटर इक्वल्स टू 1 मीटर क्यूब सही है, 1 मेट्रिक टन इक्वल्स टू 1000 केजी सही है, 1 हेक्टेयर इक्वल्स टू 10,000 मीटर स्क्वायर सही है। इसको आप चाहे तो नोट डाउन कर लो, अगर कभी इन फ्यूचर पूछता है तो फिर इसका हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसका हमारा ऑल ऑफ द अबव आंसर हो जाएगा। इस तरह हम आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मैथ्स का, देखते हैं क्या है। 34 35 है शायद, देखते हैं। ठीक है, 35। Let x be a 2-digit number and y be another 2-digit number formed by interchanging the digit x. If x plus y is the greatest 2-digit number, then what is the number of possible values of x? बोलता है x जो है 2-digit नंबर है, 2-digit नंबर अब हम कभी लेते हैं तो कैसे लेते हैं, 10 a plus b मान लेते हैं। ठीक है, y का भी बोल रहा है सेम नंबर है, बस इंटरचेंज हो जा रहा है इसी का, तो क्या जाएगा ये 10b plus a।
और दिया हुआ है कि x प्लस वाई का जो सम है वो 2 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर क्या होता है, सबको बच्चों को बताइए क्या है, 99। अब अगर हम इसको एडिशन करते हैं तो क्या जाएगा, 11a प्लस 11b इज इक्वल्स टू 99, मतलब a प्लस b इज इक्वल्स टू 9। अच्छा a प्लस b इक्वल्स टू 9 कब आएगा, पॉसिबल वैल्यूज क्या है इसके डिस्टिंक्ट, मतलब a को हम क्या ले लें 1, b को ले लें 8, a को ले लें 2 और इसको ले लें 7, 3, 6, 4, 5, ठीक है। इसी को फिर हम 5, 4, 6, 3, 7, 2, 8, 1, मतलब टोटल कितने 1 से 8 में कोई भी वैल्यू ले सकते हैं इसको, मतलब टोटल कितनी वैल्यूज होगी 8, हमारा आंसर क्या जाएगा 8। आसान क्वेश्चन था ये, ठीक है। इस तरह हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वेट ऑफ 6 बॉयज इज इक्वल्स टू वेट ऑफ 7 गर्ल्स इज इक्वल्स टू वेट ऑफ 3 men इज इक्वल्स टू वेट ऑफ 4 women। इफ द एवरेज वेट ऑफ द वुमेन इज 63 kg, देन व्हाट इज द एवरेज वेट ऑफ द बॉयज। दिया है कि एवरेज वेट जो है वुमेन का 63 है, देन व्हाट इज द एवरेज वेट ऑफ द बॉयज। अगर हम वुमेन का 63 दिया है तो ये एवरेज है, ठीक है। अगर एवरेज पता है तो हमें 4 वुमेन का वेट कितना मिल जाएगा, 63 इंटू 4। अच्छा, ये 4 वुमेन का जो वेट है वो 6 बॉयज के इक्वल भी है, मतलब ये वेट ऑफ द 6 बॉयज के इक्वल है। अब हमसे पूछा है कि भाई एवरेज वेट ऑफ द बॉयज क्या होगा, तो एवरेज वेट ऑफ बॉयज अगर निकाले तो 6 को क्या कर देंगे हम, डिवाइड कर देंगे, 6 से डिवाइड कर देते हैं। तो अगर डिवाइड करेंगे तो 3 2 6, 21, 2 2 4, मतलब कितना आ गया 42, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये बेसिक सा क्वेश्चन था, ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा 37। हाउ मैनी टाइम्स द आवर हैंड एंड द मिनट हैंड कोइंसाइड इन अ क्लॉक बिटवीन 10 AM एंड 2 PM सेम डे। तो ये ऑब्जर्वेशन का क्वेश्चन है, इसमें ऐसा कुछ जादू नहीं है, ऑब्जर्वेशन करके देखेंगे तो देखो, अगर हम देखो 10 से 11 के बीच में देखेंगे तो एक बात हमारा जो मिनट हैंड एंड आवर हैंड होगा वो तो कोइंसाइड करेगा ही, ठीक है, एक बार करेगा। अच्छा, जब हम 11 से 12 और 12 से 1 के बीच में करेंगे ना तो हमारा जो ये कोइंसाइड करता है वो 12 ओ क्लॉक पे ही करता है, मतलब हमारा 11 से 1 में सिर्फ एक बार ही ये कोइंसाइड कर रहा है। यही हमें थोड़ा सा ध्यान देना था, 11 AM से 1 PM में सिर्फ एक बार ही कोइंसाइड करता है, वो भी 12 ओ क्लॉक पे, इसी वजह से हमारी सिर्फ एक बार कोइंसाइड होता है। इस तरह हम 1 से और 2 के बीच में एक होगा तो हमारा टोटल क्या जाएगा 3, हमारा आंसर क्या जाएगा 3। थोड़ा सा ऑब्जर्व करते तो क्वेश्चन हो जाता है आराम से। द कैलेंडर ऑफ द ईयर 2025 इज सेम फॉर, 2025 है, पहले देख लो ये नॉन लीप ईयर तो नहीं है। अगर लीप ईयर चेक करता है तो कैसे करते हैं, 4 से डिवाइड करते हैं, 4 से डिवाइड करेंगे, 4 5 20, 4 6 24, नहीं भाई डिवाइड नहीं हो रहा, मतलब ये नॉन लीप ईयर है। और हमें पता है नॉन लीप ईयर है तो अगर उसका कैलेंडर सेम कब होता है, जब उसमें 6 या 11, 6 और 11 ईयर्स आफ्टर उसका कैलेंडर सेम होता है। तो अगर देखें इसको 2025 को 6 ऐड करते हैं 2031, और अगर 11 ऐड ऑन करते हैं तो क्या हो जाएगा ये 36 तो हमारे में आंसर है नहीं, तो हमारा आंसर क्या जाएगा 2031, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, P Q R and S be distinct positive integers, let P Q be odd and R S be even, consider the following statement, P minus R square Q S is even। तो यहाँ पे दिया P Q be odd R S be even। अच्छा, अगर हम इसको ध्यान से देखें तो ये कुछ भी दिया हो, हमें पता है अगर हम किसी भी इवन नंबर से चाहे ऑड हो चाहे इवन अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा इवन आता है, ठीक है, ये इवन सही है, सही बात बोल रहा है। यहाँ पे देखो एस से मल्टीप्लाई हो रहा है, ये कुछ भी हो ऑड इवन हमें मतलब नहीं, अगर हमें इवन से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा इवन आ जाएगा, ये भी बात सही है। फिर यहाँ पे देखो बोल रहा है Q प्लस R, यहाँ पे क्योंकि ऐसा कुछ मिल नहीं रहा है तो Q मतलब ऑड प्लस इवन, क्या मिल गया हमें ऑड। फिर P प्लस S ऑड प्लस इवन, फिर से मिल गया ऑड। हमें पता है ऑड और जब मल्टीप्लाई होता है तो हमेशा ऑड आता है, ठीक है, तो हमारा ये भी सही है, मतलब हमारा आंसर क्या हो जाएगा 1 2 3। इस क्वेश्चन को देखो, अगर आपको नहीं समझ आ रहा कि भाई ऐसे कैसे इवन हो जाता है, एक बेसिक्स है, आप सबको लेट कर लो, P Q R S की वैल्यू आप लेट कर लो, P Q ऑड है, आप मान लो इसको ऑड नंबर कोई मान लो 1 3 मान लो, R S इवन है 2 4 मान लो, उसके बाद आप सॉल्व कर लो, सेम आ जाएगा। बट इतना तो पता नहीं, इतना तो लॉजिक आपका काम करना चाहिए कि कैसे हम इसको कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज द एंगल बिटवीन द मिनट हैंड एंड आवर हैंड व्हेन द क्लॉक शोज 4:25 आवर्स। अगर हम इसको करते हैं तो हमें पता है कि भाई हमारा जो मिनट हैंड है वो 1 मिनट में 6 डिग्री रोटेट करता है, और हमारा आर हैंड है वो 1 आवर में 30 डिग्री करता है, ठीक है। अगर यहाँ तक पता है तो हमें देखो कितना है 4 आवर्स 25 मिनट, मतलब 25 मिनट में ये कितना चल रहा होगा 150 डिग्री। अच्छा, आर हैंड 4 आवर में कितना चला होगा 120 डिग्री, लेकिन ये आर हैंड 4 आवर प्लस 25 मिनट में भी तो चला होगा, तो 25 मिनट में कितना चला होगा 25/60 इंटू 30, मतलब इसको हम कह सकते हैं 12.5, मतलब टोटल कितना चला होगा ये 132.5।
ये आर हैंड चला और ये मिनट हैंड चला, दोनों के बीच का एंगल कितना है, इसको इसमें से माइनस कर देते हैं, क्या आ जाएगा 17.5, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे फिर हम देखते हैं, ये तो इंग्लिश के क्वेश्चन है, इंग्लिश के क्वेश्चन भी हम करते हैं नेक्स्ट पार्ट में, देखते हैं आगे क्या है। फिर आता है हमारा 45 हमारा, व्हाट इज द नंबर ऑफ द 5 यूज्ड इन द नंबरिंग अ 260 पेज बुक। देखो इसमें क्या कर सकते हैं, हमें 5 से निकालना है, हमें पता है 1 से 100 के बीच में कितने 5 होते हैं, 20। ठीक है, और 101 से 200 के बीच में भी 20 होते हैं, और 201 से लेके 300 के बीच में भी 20 होते हैं, तो टोटल कितने हैं 60। बट हमें 300 तक पूछा नहीं, हमसे पूछा है 260 तक, तो हम ये कर सकते हैं, तो 260 के बाद जितने भी 5 आ रहे हैं उसको एक्सक्लूड कर दें, तो 260 के बाद कितने आ रहे हैं, 265 में आएगा, 275 में आएगा, 285 में आएगा और 295 में आएगा, मतलब 1 2 3 4 हमारे पास 4 5 एक्स्ट्रा आ रहे हैं, तो 60 में से 4 माइनस कर देंगे, कितना जाएगा 56, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, अगर ये ना पता हो कि 25 होते हैं तो आप गिन सकते हो नॉर्मली, तुरंत मुश्किल से 10 सेकंड लगेंगे गिनने में, ठीक है, आप गिन लो, बट ये पता होना चाहिए कि 25 होते हैं ताकि आप ये निकाल सको। ठीक है, इस तरह हम अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना, व्हाट इज द सम ऑफ द फर्स्ट 28 टर्म्स इन द फॉलोइंग सीक्वेंस। अब पहले इसका हम सीक्वेंस समझते हैं। देखो इसका सीक्वेंस अगर ध्यान से देखो तो क्या लिखा है, 1, फिर लिखा है 1 2, फिर लिखा है 1 3 2, फिर 1 4 3 2, फिर 1 5 4 3 2, फिर अगर हम आगे बढ़ेंगे तो हमें दिख रहा है देखो 1 4 1 5, अब आएगा क्या 1 6 5 4 3 2, फिर आगे अगर हम बढ़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा 1 7 5 4 3 2। देखो हमें टोटल कितने करने हैं 28 टर्म, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 25 24 25 26 27 28। ठीक है, सबको ऐड कर लेते हैं। एडिशन अगर सबको करते हैं 1 1 2 2 4 5 3 8 2 10 11 15 18 20 21 26 30 33 35 36 42 47 47 51 54 56 50 57 65 70 74 76 78 एंड 84। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सबको ऐड करने पे 84। आप एक बार एडिशन चेक कर लेना, अगर कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हुई तो आंसर बदल जाएगा, बट मेरे हिसाब से कैलकुलेशन सही है। ठीक है, आप इसका पैटर्न चेक करना, उसके बाद आप कैलकुलेट कर लेना, 84 आ जाएगा। आगे देखते हैं, अ पर्सन बाइज 3 आर्टिकल्स PQR फॉर 3330 इफ P कॉस्ट 25% more than PR and R cost 25% more than Q, then what is the cost of P। अब यहाँ पे हम Q की वैल्यू क्या कर लेते हैं 100 मान लेते हैं, तो फिर दिया क्या है R cost 20% more than Q, तो R की वैल्यू हो जाएगी 120 एंड P cost 25% more than R। P इससे 25% मतलब 1/4 मतलब कितना जाएगा 30 अगर इससे ज्यादा है तो 150 हो जाएगा। बात सही है तक। अब बोला है देखो अगर इनका हम रेशियो निकाल दें तो वो PQR का रेशियो क्या है, मतलब हम अगर देखते हैं किस रेशियो में PQR, तो हो जाएगा PQR, मतलब P है 15 और Q है 10 और ये है 12। ठीक है, यहाँ तक कोई इश्यू नहीं है। अब बोला है कि जो इनका जो पर्सन बाइज 3 आर्टिकल्स P प्लस Q प्लस R दिया हुआ है, तो P प्लस Q प्लस R की वैल्यू 3330, मतलब अगर हम इसको ऐड करें मान लो 15 प्लस 10 प्लस 12 37 K की वैल्यू जो दी गई है वो दिया है 3330। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं 37 9 से 36, हाँ 90 हो जाएगा ये, तो K की वैल्यू 90। अगर K की वैल्यू 90 है तो हमसे पूछा क्या है P का कॉस्ट क्या होगा, तो 15 इंटू 90 कितना जाएगा 159 जा 135, मतलब हमारा आंसर क्या जाएगा 1350। ठीक है, आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। आगे देखते हैं, if the sum of the 2 digit numbers AB and CD is the 3 digit numbers 1C where the letters A B C D denote distinct digits, then what is the value of A। देखते हैं यहाँ पे, देखो क्या दिया हुआ है क्वेश्चन के हिसाब से चलते हैं, ए बी और सी डी को हम ऐड करते हैं, तो बोल रहा है अगर हम ए बी और सी डी को ऐड करते हैं तो हमारा आंसर आता है 1CE। अच्छा, अब हम इसको अगर सॉल्व करते हैं तो देखो हमें पता है अगर बी प्लस डी को ऐड करें ई आए या फिर ऐसा भी कुछ कैरी आए, तो पहले मानते हैं बिना कैरी के कि मतलब कोई कैरी नहीं आ रहा, तो हम पहला केस है कि कोई विदाउट कैरी है, बी प्लस डी इक्वल्स टू ई एंड ए प्लस सी करने पे हमें मिल रहा है 1C, तो 1C को हम ऐसा भी लिख सकते हैं ना 10 प्लस सी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे अगर देखो हम सॉल्व करें तो सी इधर 0 जाएगा, तो ए की वैल्यू 10, अच्छा ए की वैल्यू 10 तो पॉसिबल है नहीं क्योंकि 2 डिजिट नंबर है, यहाँ तो 3 डिजिट हो जाएगा, मतलब ये हमारा केस नहीं हो सकता। हमारा दूसरा केस क्या बनेगा कि भाई ये जो b प्लस डी है ये कुछ ये कैरी कर रहा है। ठीक है, अगर ये कैरी करता है
तो क्या हो जाएगा कि a प्लस सी, क्योंकि 1 कैरी उधर चला जाएगा, a प्लस सी प्लस 1 कैरी इज इक्वल्स टू 1c, मतलब 10 प्लस सी, ऐसा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। अब यहां पे अगर देखें तो देखो सी सी ये अपना 0 जाएगा और a इक्वल्स टू क्या जाएगा 9, तो हाँ 9 तो हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी है, तो हमारा आंसर क्या जाएगा 9, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप यहां तक समझ में आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 3 numbers x y z are selected from the set of the first 7 natural numbers such that x is greater than 2y is greater than 3z. How many such distinct triplets x y z are possible? ठीक है, देखते हैं। बोला है 1 से 7 नेचुरल नंबर्स, वो 7 नेचुरल नंबर होता है 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब बोला है कि यहाँ पे x इज ग्रेटर देन 2y इज ग्रेटर देन 3z। यहाँ पे हम स्मॉलेस्ट से शुरू करते हैं। अगर 3z की वैल्यू 1 लेते हैं, z की वैल्यू 1 लेते हैं तो जाएगा 3, और इससे ज्यादा चाहिए अगर 2y, तो मतलब y की वैल्यू में हमें क्या लेना पड़ेगा 2, मतलब ये हो गया 4 और y की वैल्यू हो गई 2। अच्छा, अगर इससे बड़ा x चाहिए तो हम क्या ले सकते हैं, अब 4 के बाद बड़ा क्या है 5 6 7, मतलब तीनों नंबर ले सकते हैं, 5 भी ले सकते हैं, 6 भी ले सकते हैं, 7 भी ले सकते हैं, मतलब हमारे पास 3 ट्रिपलेट आ गया। कौन कौन सा? अगर x की वैल्यू हम 5 लें तो y 2 और 1, फिर 6 2 1 7 2 1, ठीक है, 7 2 1, ये हमारे ट्रिपलेट आ गए, 3 ट्रिपलेट आ गए। अब हम क्या करते हैं, इसी को आगे देखते हैं कि आप और कोई पॉसिबिलिटी बनती कि नहीं। अच्छा, अब अगर हम x की z की जगह यहाँ पे हम 2 लेते हैं तो 3 2 6, अच्छा 6 से बड़ा सिर्फ 7 नंबर है। अगर यहाँ पे मान लो 7 आ भी जाता तो इसमें क्या नंबर आएगा, मतलब यहाँ पे 2 पॉसिबल तो नहीं है, मतलब z की वैल्यू तो 1 ही होगा, ये फिक्स है। अब हम अगर y की वैल्यू फिर से चेक करते हैं, तो अगर z की वैल्यू 1 3 है तो y की वैल्यू हम तो कुछ रख सकते हैं, क्या रख सकते हैं, देखो यहाँ पे 4 की जगह हम y की वैल्यू रख देते हैं, यहाँ पे z की वैल्यू लेते हैं हम कि यहाँ पे देखो इसको z की वैल्यू हमने ले लिया 1, फिर से ले लेते हैं 1, तो ये जाएगा 3, और y की वैल्यू अब हम 4 के साथ तो ले चुके हैं, 4 की जगह यहाँ पे 2 की जगह हम क्या रख सकते हैं 3 रख सकते हैं। अगर यहाँ पे 3 रखेंगे तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा 6, 3 2 6, मतलब y की वैल्यू 3, तब भी हमारे पास एक वैल्यू तो बच रही है 7, तो हमारा आंसर क्या जाएगा 7x की वैल्यू, तो मतलब हमारे पास एक और क्या मिल गया 7 3 1, हमारे पास 4 ट्रिपलेट मिल गया, हमारा आंसर क्या जाएगा 4 ट्रिपलेट। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि द टोटल कॉस्ट ऑफ 4 ऑरेंजेस, the total cost of 4 oranges 6 mangoes and 8 apples is equal to the twice of the total cost of 1 orange 2 mangoes and 5 apples। ठीक है, द टोटल, आप इसमें कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, पहले हम क्वेश्चन को लिख लेते हैं कि क्या बोल रहा है क्वेश्चन हमारा, हमें क्या बोलना चाह रहा है, लिखते हैं आराम से, लिखते हैं उसको। ठीक है, देखो दिया है कॉस्ट ऑफ 4 ऑरेंज, ऑरेंज की वैल्यू मान लेते हैं वो है, मैंगोज 6 एम मान लेते हैं, और आगे दिया है हमारा क्या कॉस्ट ऑफ 8 एप्पल, 8 एप्पल की वैल्यू हमें दिया है, एक सेकेंड सॉरी, और 8 एप्पल की वैल्यू हमें दिया है, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है उसको फिक्स कर लूंगा अगले लेक्चर में। 8 एप्पल की वैल्यू इक्वल्स टू में दिया हुआ है ट्वाइस द टोटल कॉस्ट ऑफ 1 ऑरेंज प्लस 2 मैंगोज प्लस 5 एप्पल। ठीक है, इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 ऑरेंज प्लस 4 मैंगोज प्लस 10 एप्पल्स। ठीक है, इसको उधर चले जाता है तो ये हो जाएगा 2 ऑरेंज, इसको उधर भेजते हैं तो जाएगा 2 मैंगोज, और इसको अगर हम 8 को इधर भेज देते हैं तो हो जाएगा 2 एप्पल्स। इसको अगर हम कैंसिल आउट करते हैं तो क्या हो जाएगा हमारे पास ऑरेंज प्लस मैंगो इज इक्वल्स टू एप्पल। ये हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन में ये दिया हुआ है। ठीक है, अब हम देखते हैं अपना कि हमारा स्टेटमेंट क्या कह रहा है। ठीक है, स्टेटमेंट चेक करते हैं कि स्टेटमेंट हमारा क्या कह रहा है। द कॉस्ट ऑफ द total cost of the 3 oranges 5 mangoes and 9 apples is equals to the total cost of the 4 oranges 6 mangoes and 8 apples। ठीक है, लिखते हैं एक बार क्या दिया हुआ है, टोटल कॉस्ट ऑफ 3 oranges प्लस 5 mangoes प्लस 9 apples is equals to टोटल कॉस्ट ऑफ 4 orange प्लस 6 mangoes प्लस 8 apple। ठीक है, सॉल्व करेंगे इसको, 3 ओ है उधर जाएगा तो हो जाएगा 1 orange, ठीक है, 5 मैंगोज है इधर आएगा तो जाएगा 1 मैंगोज, ये 9 एप्पल है इधर आ गया तो ये जाएगा 1 एप्पल। तो यही सेम चीज तो दिया, ऑरेंज प्लस मैंगो प्लस एप्पल, मतलब ये सेम चीज जो ऊपर दिया है, मतलब ये सही है। ठीक है, हमारा कंडीशन फुलफिल कर रहा है। अब दूसरा वाला देखते हैं, टोटल कॉस्ट ऑफ 1 ऑरेंज एंड 1 मैंगो, 1 ऑरेंज प्लस 1 मैंगो इज इक्वल्स टू 1 एप्पल। हाँ सही बात है, यही चीज तो हमें ऊपर बताई गई थी, यहीं पे मतलब तीनों हमारी जो दोनों स्टेटमेंट क्या है, दोनों सही है। ठीक है, आई होप यहाँ तक समझ में आ रहा होगा बात
कि क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है, इस तरह हम आगे बढ़ते हैं। आगे फिर हमारा कौन सा क्वेश्चन आता है कि ये सारे इंग्लिश है, इंग्लिश करते हैं जल्दी। तो ये क्या है 54 क्या है 32 की पावर 5 प्लस 2 की पावर 27 इज डिविजिबल बाई। अगर हमें इसको निकालना है डिविजिबल किससे, तो फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। पहले देखो 32 क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 5 प्लस 2 की पावर 27। इसको करेंगे तो 2 की पावर 25 प्लस 2 की पावर 27 ऐसा लिख सकते हैं 2 की पावर। अब इसको अगर हम देखें तो पूछा है किससे डिविजिबल हो सकता है 2 की पावर 25 प्लस 2 की पावर 27। अगर इसमें हम 2 की पावर 25 कॉमन लेते हैं तो हमारे पास क्या चाहिए 1 प्लस 2 की पावर 2 मतलब 4 मतलब 5 2 की पावर 25 इंटू 5। अगर हम इसको ऐसा लिखें 2 की पावर 24 इंटू 2 इंटू 5 10 मतलब हमें पता लगा कि ये 10 से डिविजिबल है। ठीक है, आई होप आधा समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लेट p and q be positive integers satisfying p is less than q and p plus q is equals to k. What is the smallest value of k that does not determine p and q uniquely? ठीक है, अच्छा अगर p is less than q है और हमें दिया p plus q is q, अगर हम p को 1 भी लेट करते हैं तो q is equals to 2 क्योंकि इंटीजर है तो k की मिनिमम वैल्यू तो 3 होगी। अगर हम k की वैल्यू 3 से स्टार्ट करते हैं 3 है तो ये 1 हो जाएगा p और q हो जाएगा हमारा 2। अच्छा ऐसा हुआ तो हमें देखो p और q की वैल्यू यूनिक ही मिल रही है बट हमें क्या है यूनिक वैल्यू नहीं बतानी, मतलब ये वाला केस k की वैल्यू 3 नहीं हो सकती है। अब k की वैल्यू अगर हम 4 लेते हैं, चेक करते हैं ऐसे 4 लेते हैं तो हमें पता है 1 हो जाएगा ये और ये हो जाएगा 3, फिर भी हमें यूनिक वैल्यू मिल रही है तब भी ये नहीं हो सकता है, मतलब 4 भी आंसर नहीं होगा। अब 5 लेते हैं, 5 लेंगे तो हमें पता है 1 प्लस 4 और 2 प्लस 3 दोनों ले सकते हैं। हाँ हमें मतलब यहाँ पे यूनिक वैल्यू नहीं मिल रही है, हमें 1 4 भी मिला 2 3 भी मिला है, मतलब हमारा आंसर क्या हो जाएगा 5। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन था, आई होप समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। ए यहाँ पे अ पर्सन वॉक्स 100 मीटर स्ट्रेट फ्रॉम हिज हाउस टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 100 मीटर अगेन टर्न्स 100 मीटर अगेन टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 300 मीटर देन टर्न्स राइट and walks 100 meter to reach his office. In which direction does he walk initially from his house if the office is directly in the northeast direction? ठीक है, करते हैं इसको। देखो हमसे बोला है, हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसको बनाते हैं। पहले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कहता है, देखो हमसे बोल रहा है कि भाई देखो पहले ये 100 मीटर यहाँ से मानते हैं इस डायरेक्शन में जाता है, वैसे यही पता करना है बट हम देखते हैं 100 मीटर इस डायरेक्शन में गया। फिर बोलता है कि 100 मीटर हम अपने एंड टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 100 मीटर, फिर से 100 मीटर चलता है। उसके बाद बोलता है कि लेफ्ट मुड़ के यहाँ पे हम 300 मीटर चलते हैं। ठीक है, फिर यहाँ से वो 100 मीटर इधर जा रहा है। ठीक है, 100 मीटर इधर गया। अब पूछा है कि वो किस डायरेक्शन में है फ्रॉम, अगर वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में वहां से इसकी ऑफिस, मतलब नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन मतलब कुछ ऐसा बनेगा नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। अगर यहाँ से इसकी ये जो बन रही है यहाँ से मान लो स्टार्ट कर रहा है तो यहाँ से ये नॉर्थ ईस्ट में है। नॉर्थ ईस्ट में अगर है तो अगर हम इसको देखो क्लॉकवाइज करके ऐसे देखेंगे तो ये कैसे बन रहा है, किस डायरेक्शन में बन रहा है नॉर्थ ईस्ट में। यहाँ से अगर चेक करोगे तो ये साउथ डायरेक्शन में बन रहा है ना, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा साउथ। ठीक है, इस तरह हो जाएगा। अब इस तरह हम ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सेम उसी पे है। अ पर्सन वॉक्स 100 मीटर वेस्टवर्ड, ठीक है 100 मीटर वेस्टवर्ड देन टर्न्स लेफ्ट, फिर वो लेफ्ट कर मुड़ता है एंड 100 वॉक्स 100 मीटर इन विच द डायरेक्शन ही देन टेक्स 225 टर्न्स क्लॉकवाइज। 225 यहाँ से अगर क्लॉकवाइज 180 एंड 45 डिग्री, 225 हो गया, ये हो गया क्लॉकवाइज। इन विच डायरेक्शन इज ही वॉकिंग नाउ, ये कौन सी डायरेक्शन है नॉर्थ ईस्ट, और आंसर हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट। कुछ नहीं करना, बस हमें सिंपल सा इसमें डायग्राम बनाना है। ये जैसे जैसे बोल रहा है हमें उसी तरह का बनाते चले आना है। ये क्लॉकवाइज हमारा मुड़ गया, क्लॉकवाइज मुड़ते ही तो हमारा आंसर नॉर्थ ईस्ट हो गया। ठीक है, आई होप ये समझ में आ गया होगा। देखते हैं 58 a statement is given followed by the two conclusion numbered 1 and 2 consider the statement and the conclusion। statement क्या है, India is the world's largest producer of milk। ठीक है, कंक्लूजन इंडिया इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ मिल्क। ऐसा जरूरी नहीं कि देखो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क है तो लार्जेस्ट एक्सपोर्टर हो, क्या पता हम सारा कंज्यूम कर लेते हो। ठीक है, और इंडिया डज नॉट इंपोर्ट मिल्क, ये भी जरूरी नहीं कि अगर हम प्रोड्यूसर हैं हो सकता है हमारे पास कम पड़ रहा हो, हम उतना जितना प्रोड्यूस कर रहे हो उतना कंज्यूम करने के बाद में एक्स्ट्रा लग रहा हो, हम इंपोर्ट भी कर रहे हो, तो हम इससे ये कंक्लूड नहीं कर सकते। दोनों स्टेटमेंट क्या होता है हम इससे कंक्लूड नहीं कर सकते हैं, तो हमारा आंसर क्या जाएगा नाइदर कंक्लूजन 1 नॉन कंक्लूजन 2। ठीक है, आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 59 a question is given followed by two statement 1 and 2 consider the question and the statement what are
एन आर नेचुरल नंबर्स, ठीक है। अगर पहला स्टेटमेंट हम चेक करते हैं तो हमारा पहला स्टेटमेंट क्या है, m प्लस n इज ग्रेटर देन mn एंड m इज ग्रेटर देन n। अच्छा, m अगर ग्रेटर देन n है और m प्लस n ग्रेटर mn है तो यहाँ पे देखो हम ले सकते हैं, यहाँ मान लो इसको 3 है और ये 1 है, ले सकते हैं। 3 इंटू 1 मिल गया एक नंबर। फिर मानते हैं 4, यहाँ पे मानते हैं ये 3 है, ये 1 है और ये 4 इंटू 1, तो मतलब हमें ढेर सारे नंबर मिल रहे हैं, ठीक है। तो मतलब हम एक तो नंबर मिल रहा है, तो यहाँ से हम कंक्लूड कर सकते हैं भाई हमें एक नंबर नहीं मिल रहा है। अब बोला है कि द प्रोडक्ट ऑफ mn इज 24। अच्छा, अगर mn 24 है तब भी तो हम कह सकते हैं 24 इंटू 1, ठीक है, 6 इंटू 4, 8 इंटू 3, ढेर सारे नंबर मिले तब भी कंक्लूड कर सकते हैं। अच्छा, अगर हम दोनों को स्टेटमेंट को सेम साथ लेके चले तो देखते हैं क्या है, m प्लस n और ये ग्रेटर देन 24 की वैल्यू दी गई है और m इज ग्रेटर देन n लिखा है, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं 24 प्लस 1, 24 इंटू 1, यही तो है। तो यहाँ पे हमारा ये सॉल्व हो रहा है, मतलब हमें एक वैल्यू मिल रही है। तो हम कह सकते हैं कि हमारा क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय यूजिंग बोथ द स्टेटमेंट्स टुगेदर बट कैन नॉट बी आंसर्ड यूजिंग आदर स्टेटमेंट अलोन, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा हमारा आंसर। चेक करना बेसिकली हमें उसको रख के। फिर देखो यहाँ पे दिया व्हाट इज द टाइम रिक्वायर्ड टू, हो गया ना, हाँ, व्हाट इज द टाइम रिक्वायर्ड टू डाउनलोड द सॉफ्टवेयर, द साइज ऑफ द सॉफ्टवेयर इज 12 मेगाबाइट्स। अच्छा, अगर हमें साइज दिया हुआ है तो हम कैसे सोच सकते हैं कितनी देर में डाउनलोड होगा, क्योंकि 12 मेगाबाइट है, मान लेते हैं 12 मेगाबाइट पर सेकंड है, एक सेकंड में 12 मेगाबाइट पर मिनट है, एक मिनट में हो गया, तो हम बता ही नहीं सकते हैं। मतलब पहले स्टेटमेंट से हम कुछ नहीं बता सकते हैं। दूसरा स्टेटमेंट है द ट्रांसफर रेट इज 2.4 किलोबाइट्स पर सेकंड। ट्रांसफर रेट पता है, कितना करना है तो हमें पता ही नहीं ना, तो 2.4 किलोबाइट से हम कितना करते हैं हमें पता नहीं चलेगा, मतलब यहां से भी हम कंक्लूड नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम दोनों को ले लेंगे कि हमारी स्पीड क्या है और कितना करना है, तो हम बता सकते हैं ना कितनी देर में जाएगा। तो हमारा क्या जाएगा, दोनों को हम साथ में लेके अगर करेंगे फिर उससे हमारा आंसर जाएगा यूजिंग बोथ द स्टेटमेंट टुगेदर, सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आई होप समझ में आएगा। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन ऐसे आते हैं। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, इंग्लिश 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 करेंगे। आगे क्या है, फिर से हमारा स्टेटमेंट क्वेश्चन है व्हाट आर द यूनिक वैल्यूज ऑफ x एंड y वेयर x y आर डिस्टिंक्ट नेचुरल नंबर। अच्छा, x by y इज ऑड। अच्छा, x by ऑड है तो हम कुछ भी ले सकते हैं ना, 6/2 ले लिए, 3 ऑड आ गया, ठीक है। तो अच्छा, यहाँ पे 6/2 नहीं और भी नंबर ले सकते हैं, मान लो हम ले लिए 9/3, तभी तो 3 आया। तो हम ढेर सारे नंबर ले सकते हैं। तो यहाँ से पहले स्टेटमेंट से हम बता नहीं सकते यूनिक नंबर क्या होगा। अच्छा, अगर एक्स वाई को हम 12 ले सकते हैं। अच्छा, एक्स वाई को अगर हम 12 लेंगे तो क्या क्या ले सकते हो, 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 1, ठीक है, 12 इंटू 1, या फिर 2 इंटू 6 भी ले सकते हो उसको, तब भी 12 आएगा, मतलब ढेर सारे नंबर मिल रहा है। बट अगर हम दोनों को साथ में ले लेंगे तो हम क्या कर सकते हैं कि बता सकते हैं कि भाई इसका जो आएगा कि नहीं। तो देखो अगर हम देखते हैं दोनों को साथ में लेते हैं तो एक्स वाई 12 मतलब 4 और 3 2 और 6, और एक्स वाई जो है ऑड है, एक्स बाई वाई ऑड है, तो एक्स बाई वाई मतलब अगर हम 4/3 करेंगे तो पहली बात तो ये नंबर ही नहीं आएगा, तो हमें ऑड और इवन लगा ही नहीं पाएंगे, तो हम ये वाला तो कैंसिल हो जाएगा। बट अगर हम 6/2 लेंगे तो हमें क्या मिल रहा है, 3 मिल रहा है ना। तो हम बता सकते हैं कि हाँ यहां से हमें यूनिक वैल्यू मिल रही है अगर दोनों को साथ में लेंगे, क्योंकि 2 और 6 इसकी यूनिक वैल्यू हो जाएगी, एक्स की वैल्यू 6 हो जाएगी, वाई की वैल्यू 2 हो जाएगी। क्यों एक्स की वैल्यू 6 होगी, क्योंकि हमें नंबर चाहिए, इंटीजर चाहिए, इंटीजर तभी मिलेगा जब एक्स की वैल्यू 6 होगी, वाई की वैल्यू 2 होगी। मतलब हम क्या कह सकते हैं यहाँ पे कि अगर हम दोनों स्टेटमेंट को टुगेदर साथ मिले तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा ये भी आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। चलो इस तरह हम आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ क्वेश्चन इज, फिर से वही है कि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। अ सर्टेन अमाउंट वाज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग एक्स वाई जेड, हु रिसीव्ड द लीस्ट अमाउंट। लीस्ट अमाउंट बताना है, कौन पाता है। पहले स्टेटमेंट पढ़ते हैं, एक्स रिसीव्ड 4/5 व्हाट वाई एंड जेड टुगेदर रिसीव्ड। तो मतलब एक्स और वाई प्लस जेड जो पाते हैं ये इनका रेशियो क्या है, 4/5। यहां से हम बता सकते हैं एक्स की वैल्यू 4 है और y प्लस जेड की वैल्यू 5 है। अच्छा, अब हम यहाँ पे कैसे बताएंगे कि कौन सा लिस्ट है, क्योंकि हमें तो पता ही नहीं ना y और z की वैल्यू क्या है, क्योंकि हमें पता ही नहीं क्या, तो हम बता ही नहीं सकते हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, y रिसीव्ड, नेक्स्ट स्टेटमेंट में क्या है, x प्लस जेड 2/7। यहाँ पे हमें दिया है y की वैल्यू क्या है 2, y की वैल्यू 2 है, तो मतलब z की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं 3। अगर यहां से भी हम देखते हैं, देखो y इक्वल्स टू डी, सॉरी यहां से अगर हम देखते हैं y इक्वल्स टू 2, y, अच्छा इस स्टेटमेंट को हमें लिखना ही नहीं। अगर यहां से हम देखते हैं कि भाई अगर इसको स्टेटमेंट को अलग से देखते हैं, पहले स्टेटमेंट 2 को देखते हैं, y इक्वल्स टू 2 x प्लस जेड इक्वल्स टू 7, तब भी हमें नहीं पता चलता है कि भाई हमें कौन सा लिस्ट है। लेकिन अगर हम दोनों को साथ में लेके देखेंगे तो यहाँ पे y की वैल्यू 2 मिलता है, इसको अगर हम यहाँ पे पुट करते हैं तो z की वैल्यू 3 मिल जाएगी, y की वैल्यू 2 मिल जाएगी और x की वैल्यू 4 मिल जाएगी। मतलब अगर हम दोनों को साथ में यहाँ भी लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ भी हमारा आंसर क्या जाएगा, सी, ठीक है। आई होप ये समझ में आ गया होगा, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 66 अ क्वेश्चन इज गिवन फॉलोड बाय टू स्टेटमेंट 1 and 2 कंसीडर द क्वेश्चन एंड स्टेटमेंट। फिर से स्टेटमेंट क्वेश्चन है, इफ द एवरेज मार्क्स इन अ क्लास आर 60 देन व्हाट इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास। एवरेज मार्क्स हमें दिया है 60, ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पूछा है, तो बोला है द हाईएस्ट मार्क्स इन द क्लास आर 70 एंड द लोएस्ट मार्क्स आर 50। अगर हमें हाईएस्ट और लोएस्ट पता है तो क्या हम बता सकते हैं कि कितने नंबर्स हैं? नहीं बता सकते हैं, क्यों? क्योंकि इनसफिशिएंट डाटा है भाई, डाटा ही नहीं पता है। अब फिर से बोला एक्सक्लूजन ऑफ हाईएस्ट एंड लोएस्ट मार्क्स फ्रॉम द क्लास डज नॉट चेंज द एवरेज। फिर से अगर हम एक्सक्लूजन करते हैं तब नहीं मिलता, यहां से भी हमें इनसफिशिएंट डाटा मिल रहा है। अच्छा, अगर हम दोनों को फिर मर्ज भी करते हैं स्टूडेंट स्टूडेंट तो तभी हमें सफिशिएंट डाटा भी नहीं मिलता ना, कि कैसे हम नंबर निकालेंगे। हमें हाईएस्ट लोएस्ट बता रहा है, मान लो 3 ही लोग हैं तभी हाईएस्ट लोएस्ट को हटाएंगे या ऐड करेंगे कोई मतलब नहीं रहेगा, 5 रहेंगे तभी कोई मतलब नहीं रहेगा। तो ऐसे ढेर सारे नंबर हो सकते हैं ना, तो हम बता ही नहीं सकते कितने स्टूडेंट है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम इस क्वेश्चन को दोनों भी स्टेटमेंट से लेके नहीं सॉल्व करते क्योंकि हमारे पास डाटा इनसफिशिएंट है, ठीक है। इसी तरह हम आगे बढ़ते हैं। व्हाट यहाँ पे पूछा है, देयर आर 3 डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर्स हुज सम इज अ प्राइम नंबर, ठीक है। 3 डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर है जिनका सम प्राइम नंबर है, तो बताना व्हाट आर दोज प्राइम नंबर। पहला स्टेटमेंट क्या है, सम इज लेस देन 23। सम इज लेस देन 23 अगर हम देखें तो हमारे पास देखो प्राइम नंबर क्या क्या है, 3, 5, 7, 11, ठीक है। अगर हम इसमें से देखो करके देखते हैं 23 लाना 3, 5, 7, 7, 14, अच्छा ये तो प्राइम नंबर ही नहीं है, हो ही नहीं सकता। 3, 5, 8 और 11 करेंगे, हाँ 19। अगर इनको और इनको ऐड करते हैं तो हमारा क्या रहा है 19, जो कि लेस देन 23 और प्राइम नंबर है। हाँ, यहां से हमें 3, 5 और 11 मिल गया, मतलब स्टेटमेंट 1 से हमें क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। अच्छा, वन ऑफ द नंबर इज 5, अगर बोला वन ऑफ द नंबर 5 है तो बताना है कि प्राइम नंबर आएगा कि, देखो देखते हैं वन ऑफ द नंबर 5 लेते हैं, 5, 7 हो गया हमारा, 5, 7, 7, 5, 12 प्लस 11 कितना होगा 23। हाँ ये भी प्राइम नंबर है, मिल गया हमें। अच्छा फिर से लेते हैं 5, 7 और 13 लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 13, 7, 20, 25। अच्छा ये तो प्राइम नंबर नहीं है, नहीं मिल रहा है। फिर आगे लिखते हैं, अगर यहाँ पे लेते हैं 5, 11 और 13, तो 11, 5, 16 प्लस 13, 29। अच्छा ये भी प्राइम नंबर है। मतलब हम इस वाले केस से हम डिस्टिंक्ट नंबर नहीं बता पा रहे हैं, पहले वाले से तो बता ले रहे हैं लेकिन सेकंड स्टेटमेंट से नहीं बता पा रहे हैं। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाई यूजिंग वन ऑफ द स्टेटमेंट अलोन बट कैन नॉट बी आंसर्ड यूजिंग द अदर स्टेटमेंट अलोन, ठीक है। आई होप ये समझ में आ गया होगा। इसी तरह हम देखते हैं, हमारा क्या है, x प्लस वाई इज एन इंटीजर, 2x प्लस वाई। अब बताना है स्टेटमेंट 1 कि इसके भी यहाँ पे ये पता चलेगा कि नहीं। अगर 2x प्लस वाई इज एन इंटीजर है तो क्या ये भी होगा? नहीं, हम अगर मान लो हम x की वैल्यू 1.5 मान लेते हैं तो क्या जाएगा 1.5 इंटू 2 3 और y की वैल्यू 1 मान लेते हैं 4। बट यहाँ पे अगर x की वैल्यू 1.5 मानते हैं 1 मानते हैं तो क्या ये 3.5 इंटीजर होगा? नहीं, मतलब पहली कंडीशन तो फुलफिल नहीं हो रही है। दूसरा भी देखेंगे, अगर यहाँ भी हम x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 1.5 मान लें तो क्या जाएगा 3, 4 आ रहा है, बट क्या ये कंडीशन फुलफिल हो रही है? नहीं हो रही है। जब हम दोनों को साथ में लेके देखते हैं कि 2x प्लस वाई भी इंटीजर हो जाए और x प्लस 2y भी इंटीजर हो जाए तो क्या पता चलेगा? अच्छा देखते हैं। अच्छा फिर हम यहाँ पे ले लेते हैं कि x की वैल्यू 1.33 है, ठीक है, x की वैल्यू 1.33 है। अगर x की वैल्यू 1.33 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1.33 इंटू 2, मतलब कितना हो जाएगा ये 2.66 या 2 पॉइंट उसको करेंगे अप्रॉक्स 2.67 आता है। तो और बाकी का हम नंबर ले लेते हैं, y की वैल्यू ले लेते हैं यहाँ पे बचा हुआ कि 2.33 या फिर कुछ भी ले सकते हैं। अगर ऐसा ले लेते हैं तो इसकी वैल्यू तो हमारी क्या जा रही है, नंबर आ जा रहा है। इस तरह अगर हम इसको भी लेंगे तब भी हमें इंटीजर मिल जा रहा है। बट अगर यही 1.33 और 1.33 या 2.33 यहाँ पे 2.67 यहाँ पे रख रहे हैं, 2.67 और 1.33, तो सॉरी यहां पे अगर 1.33 और 1.33 रख रहे हैं तो क्या ये हमेशा इंटीजर आएगा? नहीं आ रहा है, ये हमेशा तो इंटीजर आ नहीं रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि भाई दोनों से हम देख के भी ये हम नहीं कंक्लूड कर सकते हैं कि ये इंटीजर होगा। तो ये हमें तभी मिलेगा जब हम इसको डेसिमल में लेंगे या फिर फ्रैक्शन में लेके इंटीजर मानेंगे, तभी हम ये प्रूव कर सकते हैं। अगर आप इंटीजर लेके मानोगे ना तो ये प्रूफ नहीं होगा। तो हमेशा आप फ्रैक्शन, कोई भी फ्रैक्शन लेके अगर आप प्रूव करोगे तो ये प्रूव हो जाएगा कि हाँ ऐसा नहीं होगा। बट अगर आप पहली बार में ही इंटीजर ले लेते हो तो फिर ये लगेगा आपको हाँ सही है, दोनों सही है। बट अगर आप फ्रैक्शन लेना या फिर डेसिमल लोगे तो आपको समझ आएगा कि नहीं ये इससे नहीं हो सकता है। हमारा आंसर क्या जाएगा, कैन नॉट बी आंसर्ड बाय यूजिंग बोथ द इंस्ट्रूमेंट टुगेदर, ठीक है। आगे का क्वेश्चन क्या है, लास्ट के बचे हैं, थोड़े से कर लेते हैं अभी। लास्ट, अ पर्सन बाइज 3 आर्टिकल्स पी क्यू आर फॉर 50, ठीक है, लिख लेते हैं पी क्यू आर 50 और फिर Q की वैल्यू 16 दिया गया, मतलब P प्लस R 16 उधर जाएगा तो कितना जाएगा ये 16, 34 बराबर।
अब हमसे पूछा है कि व्हाट इज द प्राइस ऑफ द आर्टिकल पी, पी की आर्टिकल की प्राइस पूछा है। स्टेटमेंट देखते हैं, द कॉस्ट ऑफ द पी इज नॉट मोर देन दैट ऑफ आर, नॉट मोर, कॉस्ट ऑफ पी इज नॉट मोर देन दैट ऑफ आर, ज्यादा नहीं है, मतलब इज लेस देन और इक्वल्स टू आर। ठीक है, अब हम ऐसे कैसे बता दें कि भाई इसमें से पी की हमें पता नहीं कितना, तो कैसे बताएंगे कि पी की वैल्यू क्या है, नहीं बता सकते। सेकंड में भी देखेंगे, द कॉस्ट ऑफ आर इज नॉट मोर देन दैट ऑफ पी, नॉट मोर देन मतलब आर इज लेस देन और इक्वल्स टू पी, ये अच्छा यहां भी हम नहीं बता सकते क्या है, बट अगर हम दोनों को कंबाइन कर लेंगे तो पता चल रहा है कि पी इज इक्वल्स टू आर। अच्छा पी इज इक्वल्स टू आर है तो पी की वैल्यू क्या जाएगी, दोनों बराबर है मतलब 17, तो यहां से अगर हम दोनों कंबाइन करते हैं हमें पी की वैल्यू पता चल रही, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, कैन बी आंसर्ड बाय यूजिंग बोथ द स्टेटमेंट टुगेदर। ठीक है, अब इसी तरह हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 70 क्या है, अ क्वेश्चन इज गिवन फॉलोड बाई टू स्टेटमेंट 1 and 2, कंसीडर द क्वेश्चन एंड द स्टेटमेंट पी क्यू आर एस अपीयर्ड इन अ टेस्ट, हैज पी स्कोर्ड मोर मार्क्स देन क्यू। ठीक है, अब बताना है अपेयर टेस्ट में, तो बताना पी क्या ज्यादा पता है, तो पी दिया द सम ऑफ द मार्क्स स्कोर्ड बाय पी एंड क्यू इज इक्वल टू द सम ऑफ द मार्क्स स्कोर्ड बाय आर प्लस एस। अच्छा अब हम ऐसे कैसे बता, अब इस स्टेटमेंट से हम बता ही नहीं सकते हैं कि पी स्कोर्ड मोर मार्क्स देन क्यू, कैसे बताएंगे, कुछ हमें इन्फॉर्मेशन नहीं बता सकते हैं। यहाँ पे दिया था सम ऑफ द मार्क्स स्कोर्ड बाय पी एंड एस इज ग्रेटर देन, इज मोर देन द सम ऑफ द मार्क्स क्यू प्लस आर। यहाँ पे भी हमें कुछ क्लियर आइडिया ही नहीं है कैसे बताएंगे पी मोर मार्क्स पाया क्योंकि एस और आर भी है, एस आर के बारे में पता ही नहीं है। दोनों को हम साथ भी लेंगे तब भी हमारी इनइक्वालिटी कुछ सॉल्व नहीं हो रही है, क्योंकि 4 वेरिएबल्स हैं, 2 इक्वेशन सॉल्व भी नहीं हो रहा है, तो हमें पता ही नहीं सकता कि पी ज्यादा है कि नहीं है। तो यहाँ पे आंसर हमारा क्या हो जाएगा, कैन नॉट बी आंसर्ड इवन बाई यूजिंग बोथ द स्टेटमेंट। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे कुछ इनसफिशिएंट डाटा है, कुछ पता ही नहीं हमें कैसे करना है। आगे बढ़ते हैं, आगे 71 72 कल करेंगे एक कोई लेक्चर जिसमें हम इंग्लिश कर लेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं लास्ट का क्या है। 73 क्या है, एज ऑफ ईच ऑफ द पी एंड क्यू इज लेस देन 100 years but more than 10 years. If you interchange the digits of the age of p, the number represents the age of q. दिया हुआ है कि जो p और q की एज है वो 10 से तो ज्यादा है बट 100 से कम है, ये हमारा क्वेश्चन है। अब पूछा व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ देयर एजेस, डिफरेंस पूछा है, तो पहला स्टेटमेंट क्या है, द एज ऑफ p इज ग्रेटर देन एज ऑफ q, एज ऑफ p इज ग्रेटर देन एज ऑफ q। अच्छा यहां से तो हमें पता नहीं चल रहा है कि p इज ग्रेटर देन q, तो कैसे हम निकालेंगे डिफरेंस, क्योंकि हमें तो वेरिएबल है पता नहीं चलेगा, तो यहां से तो हम नहीं निकाल सकते हैं। फिर आगे दिया है द सम ऑफ देयर एजेस इज, सम ऑफ देयर एजेस इज इक्वल्स टू 11/6 टाइम्स देयर डिफरेंस p माइनस q। अच्छा अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, p माइनस q हमें पता है p और q दोनों 10 से 100 के बीच में है, तो यहां से अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा 6p प्लस हो जाएगा 6q इक्वल्स टू 11p माइनस 11q। सॉल्व कर लेंगे इसको तो जाएगा 5p इज इक्वल्स टू 17q, मतलब p इज इक्वल्स टू 17q बाई 5, p की वैल्यू हो गई। ठीक है, और हमें पता है p की वैल्यू भी, p भी 10 से 100 के बीच में है, 10 से 100 के बीच में है और q भी 10 से 100 के बीच में है। हाँ तो अगर हम इसको यहाँ से सॉल्व करते हैं इस स्टेटमेंट को, इसको यहाँ से की लगा के यहाँ से 10 से 100 के बीच में वैल्यू को चेक करके कि इंटीजर कब आएगा, तब फिर हम यहाँ से ये निकाल सकते हैं कि देखो यहाँ पे q अगर 5 से डिवाइड हो रहा है, 5 से डिवाइड हो रहा है 17q बाई 5 और हमें इंटीजर चाहिए, तो जाहिर सी बात है जो q है वो 5 का मल्टीपल होगा, मल्टीपल होना चाहिए 5 का मल्टीपल होगा अगर, तो क्या क्या हो सकता है 5 हो सकता है, 5 होगा अगर, तो 5 होगा, देखो 5 रखोगे तो 5 बन जाए 5 और ये 17, पी की वैल्यू 17 और पी की क्यू की वैल्यू 5 होने से 10 से बड़ी है, पी की क्यू की वैल्यू क्या हम लेंगे, हम 10 लेंगे, 10 लेंगे तो क्या जाएगा 10 और पी की वैल्यू 34 हो जाएगी। ठीक है, यहां से मतलब हम सॉल्व कर सकते हैं कि पी और क्यू के बीच की डिफरेंस क्या है। ठीक है, क्योंकि हमें पी और इसका पता है ना कि पी और क्यू की डिफरेंस क्या होगा, क्योंकि अगर यहाँ से इनइक्वालिटी बनेगी, अगर हम पी की वैल्यू पता है हमें क्यू की डिफरेंस निकालेंगे तो क्या जाएगा 17q बाई 5 माइनस क्यू, 17q बाई 5 माइनस क्यू, ये हो जाएगा तुम्हारा 12q बाई 5। इसको हम इक्वालिटी में रखेंगे, सॉल्व करेंगे, हमें देखो यहाँ पे सॉल्व करने की जरूरत नहीं, बस हमें देखना है क्या इस स्टेटमेंट से हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं। हाँ तो हमें दिख रहा है पहले स्टेटमेंट में तो कुछ दिया नहीं था जिससे हम सॉल्व कर सकते, बस दूसरे स्टेटमेंट में हमें इन्फॉर्मेशन दी गई जहां से हम इक्वालिटी करके ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व करने की कोई नीड नहीं है कि हमें सॉल्व करके क्या ही करना है, हमें तो स्टेटमेंट बताना कि कर सकते हैं कि नहीं। हाँ तो हम कह सकते हैं कि भाई एक स्टेटमेंट से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं बट दूसरे से इसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, the question can be answered by using one of the statement alone but can not be answered by using another statement। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे कौन सा, फर्स्ट वाला। ठीक है,
आई होप यहाँ तक ये क्लियर हो गया होगा। ठीक, हमारा आंसर ये हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, फिर से है, तो अब बताना है इसमें मेन स्टेटमेंट क्या है। प्रदीप बिकम्स आइदर अ डॉक्टर और अ प्रोड्यूसर, मतलब अगर वो डॉक्टर होगा तो प्रोड्यूसर नहीं होगा, प्रोड्यूसर होगा तो डॉक्टर नहीं होगा। डायरेक्ट सा ये इंग्लिश का क्वेश्चन है, आइदर और का। देख लेते हैं यहाँ पे, अगर देखो प्रदीप इज अ डायरेक्टर तो जाहिर सी बात है वो प्रोड्यूसर नहीं होगा, मतलब पी के साथ एस आ जाएगा, और अगर प्रोड्यूसर होगा तो डायरेक्टर नहीं होगा, मतलब क्यू के साथ आर हो जाएगा। ये बात है आंसर। तो आसान सा क्वेश्चन है, सिंपल सा। If A plus B means A minus B means A into B means A divided by B, A divided by means A plus B, then what is the value of 10 plus 30 minus 100 into 50 divided by 25? Operations are to be replaced simultaneously. ठीक है, करते हैं इसको, कुछ नहीं है इसमें, तो सिंप्लीफिकेशन है। A प्लस बी मतलब 10 प्लस 30 को अगर हम देखें तो A माइनस बी मतलब 10 माइनस 30, A माइनस बी मीन्स क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, फिर मल्टीप्लाई ए इंटू बी का मतलब है ए डिवाइडेड बाई बी। ठीक है, फिर ए डिवाइडेड बाई बी मीन्स प्लस 25, ये दिया ना, डिवाइडेड बाई प्लस। अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या जाएगा, 10 माइनस 30 इंटू ये हो जाएगा तुम्हारा 2 प्लस 25, ये हो जाएगा 10 माइनस 60 प्लस 25 माइनस 50 माइनस प्लस 25 माइनस 25। आंसर आई होप ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। आगे देख लेते हैं, लास्ट की क्वेश्चन है, ये पूरा मैथ ही है हमारा स्पेस में। ठीक है, ये लास्ट है, इसको कंप्लीट कर लेते हैं। इफ P मीन्स ग्रेटर देन, Q मीन्स लेस देन, R मीन्स नॉट ग्रेटर देन, S मीन्स नॉट लेस देन एंड T मीन्स इक्वल्स टू, देन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है, देखते हैं। 2x S मीन्स नॉट लेस देन और नॉट लेस देन मतलब इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 3y। सेकेंड दिया 3x T मीन्स इक्वल्स टू इज इक्वल्स टू 4z। अच्छा, अगर हम यहाँ पे रखते हैं 3x इक्वल्स टू 4z, मतलब यहाँ पे अगर हम सॉल्व कर लेते हैं इसको 2 से, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा तुम्हारा 6x और ये हो जाएगा 9y, और यहाँ से 2 कर देंगे 6x और ये हो जाएगा 8z। तो अगर हम 6x की जगह 8z रखते हैं तो हमारा क्या जाएगा, 8z इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 9y। ठीक है, बट हमने पूछा क्या, देन 9y और p की वैल्यू क्या है, p की वैल्यू इज ग्रेटर देन 8z। हमें क्या दिया है, उल्टा दिया हुआ है, तो ये मतलब स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमें ये पूछ रहा है बट हमारा आंसर ये आ रहा है। ठीक है, सिंपल सा इनइक्वालिटी है, ये सॉल्व करना, बस थोड़े से नंबर्स देके घुमा रहा है। आगे फिर हम देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्या है। इफ x q 2y एंड y r z, देन x r z, x q 2y, x हम मान लेते हैं हमारा x q इज मीन्स लेस देन 2y, y r z, y r मीन्स नॉट ग्रेटर देन मतलब इज लेस देन और इक्वल्स टू z, ऐसा दिया हुआ है। अच्छा, यहाँ पे x y z तीनों दे दिया, तो हम तो तीनों को कंपेयर ही नहीं कर सकते हैं, कैसे हम बनाएंगे इसमें कि कौन सा क्या है। अच्छा, यहाँ से एक चीज बस इतना कर सकते हैं x और z में रिलेशन के लिए, कि यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये जाएगा 2y 2z। अगर इसको हम 2y इज लेस देन और इक्वल्स टू 2z है यहाँ पे रखते हैं, तो अगर 2y इज लेस देन और इक्वल्स टू 2z, तो यहाँ पे 2y इससे कम है ना, इससे 2z से कम है, तो हम कैसे बता सकते हैं कि x से बड़ा है कि नहीं है, नहीं बता सकते, क्योंकि इनइक्वालिटी नहीं सॉल्व होगी, क्योंकि अगर ज्यादा होता तो हम यहाँ पे रख सकते थे, बट यहाँ पे कम है तो हम नहीं रख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या पूछा है, x इज, यहाँ पे पूछ रहा है x इज r मीन्स नॉट ग्रेटर देन मतलब लेस देन और इक्वल्स टू z। हम इसको यहाँ पे इनइक्वालिटी सॉल्व भी नहीं हो रही है कि हम कैसे बताएंगे x इज लेस देन z है या नहीं है, हम कैसे निकालेंगे, ये हम बता नहीं सकते हैं कि ये इनइक्वालिटी सही है नहीं। तो फिर हमारा दोनों क्या हो जाएगा, हमारा आंसर नाइदर वन नॉट टू, क्योंकि ये पहली इनइक्वालिटी तो हमने देखा उल्टा रहा था और यहाँ पे इनइक्वालिटी सॉल्व भी नहीं हो रही है, तो हमारा आंसर हो जाएगा नाइदर वन नॉट टू। ठीक है, इस तरह हम नेक्स्ट क्वेश्चन अपना देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ इन अ सर्टेन कोड ABCD इज रिटन एज 24, EFGH is written as 1680, then how is, ठीक है, IJKL written in that code? ABCD is written 24, हमें तुरंत दिख रहा है कि A1 2 C और D4, इसको अगर मल्टीप्लाई करें 2 2 3 6 4 24, मतलब मल्टीप्लिकेशन है, चेक कर लेते हैं फिर से 5 6 7 8, तो हमारा क्या हो गया 30 210, और ये हो गया हमारा 8 से 1680। हाँ, ये सही आ रहा है। अगर हम इसको चेक करते हैं फिर I की वैल्यू 9, J की वैल्यू 10,
K की वैल्यू 11 और L की वैल्यू 12, 90, 990 और 12 से करेंगे तो 11880, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा हमारा। कुछ नहीं, इसमें हमें ABCD की वैल्यू रख देनी है, न्यूमेरिक वैल्यू जो हमें पता होनी चाहिए, ठीक है, वहां से रखोगे आप, आ जाएगा, आसान सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इफ इन अ सर्टेन कोड POT इज रिटन एज ATOP, TRAP इज रिटन एज APART, देन हाउ इज ARENA रिटन इन दैट कोड। अच्छा, अगर हम इसको ऑब्जर्व करें, ठीक है, देखते हैं POT इज रिटन एज ATOP, मतलब ए लगाने के बाद इसका हमें क्या मिल रहा है, सफिक्स लगाने के बाद इसको हम रिवर्स कर रहे हैं TOP। यहाँ पे भी देखो हम ए पहले प्रीफिक्स लगा रहे हैं, सफिक्स लगा रहे हैं, फिर यहाँ पे देखो रिवर्स कर रहे हैं PART। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ए तो लगाएंगे सफिक्स में, फिर इसको अगर रिवर्स करेंगे AANERA, ये कहाँ पे मिल रहा है हमें, AANERA, डी ऑप्शन, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आसान था ये तो। व्हाट विल कम इन द प्लेस ऑफ स्टार इन द सीक्वेंस, ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी था इस बार, बट अगर इसको आप ढंग से ऑब्जर्व करो तो भी कर पाओगे, बट देख लो अगर नहीं होता है वहां पे ना, तो उसको मैं कहता हूँ स्किप कर दो, क्योंकि हमें 33% है इसमें, बट यहाँ पे तो देख लो घर पे, आपकी बार आ रहा है तो हम देख सकते हैं इसको। हमारा यहाँ पे क्या है, 3 स्क्वायर, यहाँ पे क्या बन रहा है, 1 प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 क्यूब इक्वल्स टू 3, दिस इज द पैटर्न। 2 प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 क्यूब इज 14, एंड 3 प्लस 3 स्क्वायर प्लस 3 क्यूब इज 39। ऐसे ही 4 प्लस 4 स्क्वायर प्लस 4 क्यूब इज 84। देन यहाँ पे 5 प्लस 5 स्क्वायर प्लस 5 क्यूब, यही आना चाहिए, जाएगा 5 प्लस 25 30 हो जाएगा, और ये 125 और 30 155, हमारा यही आंसर हो जाएगा। आई होप यहाँ तक समझ आ गया होगा, ठीक है। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ये भी देखते हैं। इन सम कोड लेटर्स PQRST रिप्रेजेंट्स नंबर्स 4, 5, 10, 12, 15, इट इज नोन दैट बिस लेटर रिप्रेजेंट्स बिस लेटर। ये हमें पता नहीं है भाई कौन सा लेटर कौन सा नंबर को रिप्रेजेंट करता है। तो इफ Q माइनस एस इज 2s एंड T इज दिस, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Q माइनस एस इज 2s है, तो Q इज इक्वल टू 3s, ठीक है। अच्छा, अगर हमें Q इक्वल टू 3s है, तो हम यहाँ पे देखें, तो अगर हम s की वैल्यू 4 लेते हैं तो Q की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 12, और s की वैल्यू 5 लेते हैं तो Q की वैल्यू 15। दो केस ही बन सकते हैं इस नंबर्स में, ठीक है। अब हमें देखना है आगे, T इज इक्वल्स टू R प्लस S प्लस 3। पहला केस अगर हम रखते हैं क्या, कि S की वैल्यू 4 रखेंगे, तो मतलब हो जाएगा कि R प्लस 7, T इज इक्वल्स टू R प्लस 7, T इज इक्वल्स टू R प्लस 7, मतलब 4 और 12 तो खत्म हो गया। अगर हम R की वैल्यू 5 रखेंगे तो T की वैल्यू क्या आ रही है, 5 4 9 3 12। अच्छा, T की वैल्यू भी 12 आ रही है, और हम जब S4 रख रहे थे Q की वैल्यू भी हमारी क्या आ रही थी, 12 आ रही थी, मतलब ये कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है, मतलब 4 और 12 तो यहाँ पे Q और S की वैल्यू नहीं हो सकती है, मतलब ये वाला तो हमारा पार्ट नहीं होगा। अब 12 एंड 4 नहीं होता तो हम क्या ले सकते हैं, 5 और 15। अगर हम 5 और 15 लेते हैं तो हमारा क्या आएगा, देखते हैं। तो T इज इक्वल्स टू R, S की वैल्यू 5 और प्लस 3, मतलब 8 हो गया, R प्लस 8, अगर हम R की वैल्यू फिर ले लेते हैं 4 लेते हैं R की वैल्यू, तो हमारा T की वैल्यू 12 हो जाएगा, मतलब T की वैल्यू 12, R की वैल्यू 8, R की वैल्यू 4, T की वैल्यू 12, और S की वैल्यू 5 और Q की वैल्यू 15। अब बचा हुआ P बचा, तो P की वैल्यू क्या हो जाएगी 10। अब हमसे पूछा क्या, P प्लस R माइनस T, P की वैल्यू 10, R की वैल्यू हमने क्या निकाली थी 4, माइनस T की वैल्यू क्या निकाली थी 12, तो 14 माइनस 12 क्या हो जाएगा आंसर 2। दिस इज आर आंसर। आई होप आपको ये सेशन समझ में आया होगा, ठीक है। ये हमारा मैथ्स का पार्ट था, मैथ्स का पार्ट हमने सॉल्व कर लिया इसमें। अब हम नेक्स्ट पार्ट करेंगे जिसमें हम इंग्लिश का करेंगे। ऐसे हम अपने 10 ईयर का PYQ CSET का पूरा कवर करेंगे, एक एक करके, एक एक पार्ट में। पहले एक पार्ट में मैथ्स करेंगे, एक पार्ट में इंग्लिश करेंगे, ऐसे 10 साल का हम कवर कर लेंगे, ठीक है। ठीक है, चलिए, बेस्ट ऑफ लक।